और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हम एक महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे और खबर यह है कि पिछले 10 सालों में गोल्ड का इंपोर्ट सबसे ज्यादा हुआ है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह खबर छापी है कि 2011 के बाद पहली बार गोल्ड का इंपोर्ट 1050 टन के स्तर पर पहुंचा है। एक बड़ा उछाल इंपोर्ट में हुआ है और 5570 करोड़ डॉलर का गोल्ड इंपोर्ट हुआ है। इससे पहले 2011 में 5390 करोड़ का इंपोर्ट हुआ था। 2020 के मुकाबले इंपोर्ट दोगुना से ज्यादा हुआ है। शादियों के सीजन में डिमांड बढ़ने से इंपोर्ट में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है इस पर बातचीत करने के लिए। सुरेंद्र मेहता हैं, सेक्रेटरी हैं इब्जा के, नितिन खंडेलवाल हैं खंडेलवाल ज्वेलर्स के, सचिन गुप्ता हैं चॉइस ब्रोकिंग के और राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेहता जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि इंपोर्ट 10 साल में सबसे ज्यादा? देखिए, ये तो स्वाभाविक था। जिस तरह से पिछले एक साल में जो शादियां नहीं हो पाई कोविड की वजह से, और जो लोग नहीं ले पाए थे, ज्वेलरी नहीं खरीद पाए थे, उन्होंने इस साल उस कमी को पूरा किया है। और कहीं ना कहीं पर लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में भी गोल्ड को बढ़ाया है। जो एक जनरल ट्रेंड था कि हमारे पोर्टफोलियो का 10%, 8 से 10% पैसा गोल्ड में लगा होना चाहिए, वो अब धीरे धीरे ट्रेंड बदल के 15 से 18% की तरफ जा रहा है। तो ये मुख्य वजह है कि गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ा है, ज्वेलरी की डिमांड बढ़ी है, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बढ़ी है। तो हर तरह से, और पिछले साल लोगों ने ये भी देखा कि गोल्ड जिस तरह से ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में गोल्ड का प्राइस भारतीय बाजारों में 56,000 के पार निकल गया था, तो लोगों को एक कहीं ना कहीं मन में था कि ये दिस इज द बेस्ट हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, और क्रिटिकल सिचुएशन में हमें गोल्ड हमारे पास होना ही चाहिए। तो ये सारे मुख्य कारण हैं जो गोल्ड के इंपोर्ट को बढ़ाने में मददगार साबित हुए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये सारी वजह हैं जिससे गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ा है। नितिन जी, लेकिन आप एक बात बताएं कि एक तो ये वजह ही जो अभी मेहता जी ने कहा कि डिमांड, अच्छा लगता है हमारा संपर्क अभी खंडेलवाल जी से नहीं हो पा रहा है। तो मेहता जी, एक सवाल आपसे और ये कि प्राइस का गिरना कितना बड़ा फैक्टर है इंपोर्ट में, क्योंकि आप देखिए कि जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो अगस्त 2020 में गोल्ड के दाम 56,000 से भी ज्यादा के भाव पर गोल्ड बिक रहा था, लेकिन उसके बाद मार्च 2021 में ऐसा हुआ कि गोल्ड के दाम गिरकर 43,500 से भी नीचे आ गए। तो क्या कीमतों में गिरावट भी एक बड़ी वजह है इंपोर्ट बढ़ने के पीछे? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जहाँ पे लोगों ने 56,000 में सोने का भाव देख लिया था और पिछले साल वो खरीद नहीं पाए थे कोविड की वजह से, और घर में जो शादियां थी वो टल गई थी, वो नहीं खरीद पाए थे। तो ये जो प्राइस है 48,000, 49,000 जो प्राइस है गोल्ड का, वो जितने भी इन्वेस्टर हैं या कंज्यूमर हैं उनको काफी अट्रैक्टिव लगता है। तो ये भी एक मुख्य वजह है कि सोने का दाम, सोने के इंपोर्ट में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। अच्छा, ठीक है। नितिन खंडेलवाल जी, आप जरा बताएं सर कि क्या इंपोर्ट का ये जो ट्रेंड अभी हमने देखा 10 साल में सबसे ज्यादा, क्या ये कंटिन्यू रहने वाला है सर, या ये वन टाइम था, अब आगे इतना इंपोर्ट नहीं होगा? नहीं, ये एक मोमेंटम है। और मेहता जी ने सही बताया कि पिछले साल का बैकलॉग भी था। 1020 टन इंपोर्ट हो चुका है इस कैलेंडर ईयर के अंदर, लेकिन 850 से 900 टन से नीचे अब जाएगा नहीं, क्योंकि ट्रेंड बन चुका है, लोग सोने पे विश्वास पा चुके हैं। और सारा मिला के अभी जो ये इंटरनेशनल जो हब शुरू हो रहा है इंडिया के अंदर, गिफ्ट सिटी के अंदर, उसके बाद में ये भी हो सकता है कि आसपास के कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट भी और ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जो कंट्री अभी चाइना के साथ में ट्रेड करने में कंफर्टेबल नहीं है, उन सबका झुकाव इंडिया की तरफ आ रहा है। और ये सिर्फ बुलियन और कमोडिटी में नहीं है, ये सारी चीजों में ये सारी चीजें नजर आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं खंडेलवाल जी कि क्या अब इसका जो इंपोर्ट बढ़ा है, इसका क्या प्राइस के ऊपर भी कोई इंपैक्ट हम देखेंगे क्या? डेफिनेटली, क्योंकि गोल्ड की डिमांड जिस हिसाब से बढ़ रही है, सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर होने के बाद में चाइना भी बड़ी प्रमाण में इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया में इंपोर्ट बढ़ रहा है।
इसका मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी डिमांड बढ़ रही है। और जैसा कि मैंने आपको अभी कहा था कि गिफ्ट सिटी में जब ये सेंटर आने वाला है अभी इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, उसके बाद में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आसपास के कंट्री को हम री एक्सपोर्ट कर सके, क्योंकि जो गिफ्ट सिटी है ये इंटरनेशनल सेंटर बन रहा है, जिसमें जो इंडिया के रिस्ट्रिक्शंस है एक्सपोर्ट के, ये शायद आने वाले समय में ना रहे, क्योंकि गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल एक सेंटर हब गिने जाएगा, जिसकी वजह से आसपास के कंट्री को हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो इंडिया में इंपोर्ट टोटल मिला के बढ़ेगा और प्राइस भी काफी बढ़ने के चांसेस पूरे हैं। इस पर आपका टेक क्या है मेहता जी? आपको भी लगता है कि इसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर होगा? देखिए, प्राइस तो इंटरनेशनल मार्केट तय करेगा, और भारतीय बाजार में जो ये दाम है वो बिल्कुल रुपए की कमजोरी या मजबूती से तय किए जाएंगे। यदि आप 2022 की बात करें या अगले 1-2 साल की बात करें, तो यूएस के इन्फ्लेशन, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड को लेकर जो भारतीय बाजारों में रुपए की अनिश्चितता रहेगी, वो गोल्ड के प्राइस को बहुत बड़ा मूवमेंट देगी। और जैसा कि मैंने कहा पहले भी कि लोग अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को बढ़ा रहे हैं, जो 8 से 10% था वो 15 से 18% कर रहे हैं, तो इंपोर्ट लगातार बढ़ता ही रहेगा। गोल्ड के दाम भारतीय बाजारों में जो रुपए है उसमें थोड़ी सी कमजोरी रहेगी, मेरा ऐसा मानना है, और गोल्ड का इंपोर्ट भी बढ़ेगा, तो ये सब चीजें गोल्ड के प्राइस को एक नई ऊंचाई पर भी लेकर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और मेहता जी आपसे कि गोल्ड वॉल्ट मैनेजर्स के नियम भी तय हो गए हैं गोल्ड एक्सचेंज को लेकर के। ये जो नियम तय हुए हैं गोल्ड वॉल्ट मैनेजर्स के, क्या ये नियम बहुत बेहतरीन हैं? क्या इससे गोल्ड एक्सचेंज में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी? इस पर आपका टेक क्या है? जी बिल्कुल, देखिए, किसी भी एक्सचेंज को, कमोडिटी एक्सचेंज में, और जब बुलियन जैसा प्रोडक्ट हो तो उसमें वॉल्ट मैनेजर की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। सरकार ने वॉल्ट मैनेजर के लिए बहुत ही अच्छे नियम बनाए हैं। उनकी लगभग 50 करोड़ रुपए की नेटवर्थ होनी चाहिए और काफी उसमें कंडीशंस है, इंश्योरेंस कंडीशंस और इंटरनेशनल पार्टनरशिप और बहुत सारी कंडीशन है। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण चीज सरकार ने तय की है, वॉल्ट मैनेजर को सिर्फ वॉल्टिंग की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, वॉल्ट मैनेजर की ये जिम्मेदारी भी रहेगी कि क्या सोना रिस्पॉन्सिबली सोर्स्ड किया हुआ है, क्या सोना कहीं इलीगल इंपोर्ट तो नहीं किया हुआ है, क्या ये सोना कोई कॉन्फ्लिक्ट गोल्ड तो नहीं है। तो ये जो सारे नियम है और उसकी शुद्धता की जो गारंटी है वो वॉल्ट मैनेजर को लेनी होगी। तो ये वॉल्ट मैनेजर का एक बहुत बड़ा रोल अब बुलियन बाजारों में होगा, और इसीलिए हमने कुछ दिनों पहले हमारी वित्त मंत्री जी को देखा भी था कि वो गिफ्ट सिटी में गए थे और उन्होंने स्पेसिफिकली एक वॉल्ट का निरीक्षण भी किया था। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। और कमोडिटी एक्सचेंज में गोल्ड जैसे, यदि आप लंदन में भी जाएं तो गोल्ड के बड़े बड़े वॉल्ट होते हैं। मेरे ख्याल से हम लोग भी उसी दिशा में जा रहे हैं, और हमने मेरा बिल्कुल मानना ये है कि अब वो दिन दूर नहीं कि भारत प्राइस डिस्कवर करेगा। पूरे एशियन हब में जो गोल्ड है वो भारतीय बाजारों में आएगा और यहीं से एक्सपोर्ट होगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा खंडेलवाल जी, आपका टेक क्या होगा गोल्ड एक्सचेंज में को लेकर के, और अभी जो ये नई खबर आई कि गोल्ड वॉल्ट मैनेजर्स के लिए नियम भी तय कर दिए गए हैं, आपका टेक सर? बिल्कुल, मेहता जी ने आपको सही जानकारी दी है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन और गवर्नमेंट को डेटा जो है वो मेहता जी और हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ चाइना में जाके पूरे वर्ल्ड की डेटा वहाँ पे इकट्ठी करके सारी इन्फॉर्मेशन करी थी। और ये सारे रूल बनते समय गिफ्ट सिटी में मेहता जी और हम सब लोग मौजूद भी थे। तो ये सारे नियम रहेंगे। ये दिखने में कठिन लगते हैं, लेकिन ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर काम शुरू होगा, डिफिकल्टी आएंगी, गवर्नमेंट बहुत तत्पर रहती है डिफिकल्टी सॉल्व करने में। सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा कि इंडिया में एक बार इंटरनेशनल एक्सचेंज शुरू हो जाए, फिर जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आएंगी वो सारी सॉल्व होने वाली है और इंडिया का नाम एक वर्ल्ड मैप के ऊपर आ जाएगा। तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नजर में नहीं आ रही है, लेकिन ये बेसिक रिक्वायरमेंट इससे रहने वाली है। ओके, बहुत शुक्रिया खंडेलवाल जी आपका, मेहता जी आपका जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए, इन दोनों खबरों पर, गोल्ड इंपोर्ट और गोल्ड एक्सचेंज की खबर पर बात करने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम बात करते हैं गोल्ड प्राइस की। राजीव जी, आज शाम के कारोबार के लिहाज से गोल्ड का मार्केट करीब करीब 100 रुपए ऊपर है, 47,800 के ऊपर है। आज शाम के लिए कोई ट्रेड बनता है क्या गोल्ड में इस भाव पर? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, सबसे पहले आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे जी आपको भी बहुत शुभकामनाएं सर, और सारे पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को। देखिए मृत्युंजय जी, गोल्ड जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और रेंज का जो निचला दायरा है वो करीबन 47,400-500
का है और ऊपर में अराउंड 48,500 का है। अभी ऐसा लगता है कि बाजार आज के अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो 47,950 के आसपास एक अहम रेसिस्टेंस है, जिसके आसपास बिकवाली की जा सकती है। स्टॉप लॉस मृत्युंजय जी मेंटेन करना चाहिए 48,100 के ऊपर, और मैं समझता हूँ एक बार 47,700 का टारगेट नीचे में देखने को मिल सकता है। थोड़ा ऐसा लगता है कि आज गोल्ड थोड़ा दबाव में भी रह सकता है। जो अमेरिकी आंकड़े भी आ रहे हैं वो भी काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा प्रेशर रहेगा, बट इंट्राडे के लिए ही प्रेशर है, और जब तक बाजार इस दायरे में है तब तक बाजार में देखिए निचला स्तर अगर किसी को पोजिशनल बेस पे लेना है तो 47,600-700 अगर मिल जाए तो पोजिशनली बाय भी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 47,400, और अगर किसी को पहले 48,400 मिल जाए तो पोजिशनली सेल कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 48,700। तो मोटा मोटा इस रेंज में जी ओके, ठीक है सचिन जी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपका व्यू क्या है, क्या अभी ये तो इंट्राडे की राय राजीव जी ने दी, आप जरा पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से बताएं कि पोजिशनल ट्रेडर को इस भाव पर गोल्ड में क्या करना चाहिए। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए पोजिशनल बेसिस की अगर अकॉर्डिंगली देखा जाए तो हमें लगता है काफी अट्रैक्टिव प्राइसेस यहाँ पर गोल्ड के देखने को मिल रहे हैं, और डेफिनेटली 47,700 600 एक अच्छे लेवल्स हैं। यहाँ से एक पॉसिबिलिटीज बनती है कि अच्छा रिवर्सल जो है यहाँ से देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से हमें लगता है कि एक बार हायर साइड में 48,300 और 48,500 तक के लेवल्स जो है वो एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं, बट फर्दर 48,500 के लेवल्स जैसे ब्रेक होते हैं एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम 49,000 49,300 के लिए भी देख सकते हैं। तो अगर ओवरऑल करंट मार्केट प्राइस से बात की जाए फॉर द पोजिशनल पर्पस तो बेस्ट प्राइस लेवल है, काफी अट्रैक्टिव प्राइस है। यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पोजीशंस बनाने के हिसाब से यहाँ से जो है पोजीशंस लेके काम किया जा सकता है। ओके, तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड के ऊपर। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है पवन का चंदोसी से, पूछिए पवन जी। सर जी जनवरी में था 1,055 रुपए की मेरी सेल पड़ी है आज की तारीख में, और क्या एसएल लगा दिया जाए ऊपर का, और नीचे में मुझे जनवरी क्या मिलेगा साहब नीचे में, बताइए सचिन जी। सर किस प्राइस से सेल पड़े हुआ इनका? 1,035 के आसपास। ओके, 1,035 के आसपास से सेल है। हमें लगता है एक बार स्टॉप लॉस जो है इनको हायर साइड में 1,070 का रखना होगा। 1,070 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। डाउन साइड में एक्सपेक्टेशंस जो है करीब 970-960 रुपए तक के एक्सपेक्टेड है, वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोकेश का है। लोकेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त, पूछिए लोकेश जी। कपास का भाव क्या रहेगा? मतलब हमारे पास कपास पड़ा हुआ है, किसान लोग हैं। कपास में एक बड़ी तेजी का माहौल तो बना है, बताइए राजीव जी। कहाँ तक रहेगी तेजी? आज तो कॉटन ने कमाल ही कर दिया, मतलब करीब 2.5-3% के आसपास की तेजी दिखी है। 35,720 ये एमसीएक्स पर कॉटन का प्राइस है। और बढ़ेंगे दाम या तेजी पूरी हो गई है राजीव जी? मृत्युंजय जी आज की जो तेजी है उसमें एक तो वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं, और प्लस आज मेरे ख्याल से काफी बड़ी तेजी देखने को मिली है, जो कि पिछले 3 महीने में इतनी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली थी। नवंबर 2021 के बाद ये लंबी तेजी हमें देखने को मिली है सिंगल डे के अंदर। मुझे लगता है इस तरह के जब तेजी आती है तो वो थोड़ा और कॉन्टिन्यूटी दिखाती है, बट इतने ऊंचे स्तरों पे खरीदारी करने से रिस्क बढ़ जाता है। तो ओके ठीक है, चलिए कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है राजीव जी, आपको दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। और इस बीच गंगानगर से सवाल आ रहा है, पूछिए। आपको आवाज आ रही है? आ रही है जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, पूछिए। आप कॉटन का भाव का बताओ ना। अच्छा, अभी कॉटन के ऊपर ही हम बात कर रहे थे। सचिन जी आपका व्यू क्या है कॉटन के ऊपर? सर कॉटन में अभी बुलिशनेस हमें लगता है और कंटिन्यू हो सकती है। जिस तरीके के फंडामेंटल्स फैक्टर्स हैं काफी सपोर्टिव हैं, और इंटरनेशनल डिमांड भी लगातार देखने को मिल रही है। साथ ही साथ में इंटरनेशनल प्राइसेस भी जो है वो अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो कॉटन में प्रोवाइड कर रही है।
तो ऑल्दो अगर बात करें डोमेस्टिक मार्केट की तो देखिए काफी अच्छी तेजी हमने ऑलरेडी पिछले 3 दिन के अंदर देखी है। काफी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे करीब 33,800 900 के आसपास के, वहां से एक टेक्निकली ब्रेकआउट देखने को मिला है। अभी अपसाइड पोटेंशियल हमें लगता है कि एक बार 36,000 और 36,500 तक के लेवल्स जो है वो क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं। ऑल्दो प्राइस काफी हाफ साइड के लेवल्स पे पहुंच गए हैं, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखेंगे दैट वुड बी बेटर, क्योंकि हो सकता है आने वाले 1 से 2 दिन में हम एक कुछ मुनाफा वसूली एक यहाँ पर शॉर्ट प्रॉफिट बुकिंग मतलब यहाँ पर देखने को मिले। तो हमें लगता है कि फ्रेश बाइंग के लिए जो है पोजीशंस अगर 35,300 200 के आसपास मिलती हैं तो वहां से बाय इनिशिएट कर सकते हैं, और जो पोजीशंस ऑलरेडी लेके बैठे हुए हैं वो डेफिनेटली पोजीशंस को होल्ड रखें ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ में। अपकमिंग डेज में टारगेट जो है वो 36,000 36,500 तक के लिए देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए अगला सवाल है प्रमोद का। पूछिए प्रमोद जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। मैं इसका टर्मरिक का वीकेंड और जीरा का वीकेंड क्या रहेगा, और आगे भी कैसी तेजी लग रही है, क्या लग रहा है? टर्मरिक क्योंकि और अब एनसीडीएक्स के पास बहुत कम काउंटर बचे हैं और उनको बचा के रखना जरूरी है। तो कोई तेजी मंदी सही आ रही है या कुछ मतलब नेचुरल तेजी मंदी है? ठीक है, लेकिन अच्छी तेजी आई है टर्मरिक में भी और जीरे में भी। तो बताइए सचिन जी कि ये तेजी अभी टिकाऊ है, ये तेजी क्यों है और आगे क्या होगा? टीएमसी की अगर बात करें तो देखिए वर्तमान समय में कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश में कम उत्पादन की उम्मीद है, जिसके चलते प्राइसेस को एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला है। ऑल्दो अगर टेक्निकली हम बात करें तो प्राइसेस जो है कहीं ना कहीं जो है ओवरबॉट टेरिटरी में ऑलरेडी ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। हमें लगता है कि बहुत ही जल्द यहाँ से एक मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है टीएमसी के अंदर। और बाय साइड की पोजीशंस तो यहाँ पर बनाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर डेफिनेटली रखनी चाहिए, और जो ऑलरेडी पोजीशंस में बने हुए हैं वो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इन केस डाउन साइड में वापस से 10,000 और 9,700 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पर अगेन से जो है बाय अटेम्प्ट लिया जा सकता है फॉर दी अपसाइड टारगेट ऑफ 10,500 एंड 10,800 तक के लिए। ओके, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। हैप्पी न्यू ईयर सर। आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूछिए सर। धन्यवाद सर। सर मैंने कॉपर दिसंबर का है वो शॉर्ट कर रखा था 5,741 रुपए 75 पैसे में। अच्छा। उसको मैंने जनवरी वाले में रोल ओवर किया, प्लस किया है, शॉर्ट की जगह प्लस कर लिया मैंने रिपोर्ट के आधार पे। तो क्या पोजीशन रहेगी आगे? बताइए क्या करना चाहिए राजीव जी? 40 के बीच में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लस का पोजीशन रोल लगता है हमारा संपर्क अभी राजीव जी से ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। सचिन जी आप जवाब दें सर, इसका कॉपर में क्या करना चाहिए अभी? कॉपर में इनका लॉन्ग पोजीशन है सर, मुझे लगता है कि एक बार एक स्टॉप लॉस जो है 735 के बिलो का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और हायर साइड में अगर 750 752 रुपए के लेवल्स अगर मिलते हैं तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बिकॉज ओवरऑल अगर देखा जाए तो कॉपर का जो रेंज है कहीं ना कहीं 750 से 735 के बीच में ही ट्रेड होते हुए प्राइसेस नजर आ रहे हैं। तो डाउन साइड में एक बार अगेन से अगर प्राइस मिलते हैं तो वहां से अगेन बाय इनिशिएट कर सकते हैं, बट बिफोर दैट अगर 750 752 के लेवल मिलते हैं तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी। अब मैं आपसे राजीव जी ये पूछना चाहता हूं कि कच्चे तेल में आज क्या ट्रेड लेना ठीक रहेगा, क्योंकि आज ओपेक की मीटिंग भी है, उससे पहले क्रूड का मार्केट बहुत ही रेंज में है 5700 के आसपास। तो आप जरा बताएं क्या करना चाहिए अभी कच्चे तेल में? संजय जी, क्वेश्चन टू मी। हाँ बोलिए सर, बोलिए सर। हाँ जी, आवाज आ रही है मृत्युंजय जी? आ रही है सर, आ रही है। थोड़ी तकनीक। हाँ मृत्युंजय, और ओपेक की मीटिंग में डेफिनेट वो निर्णय हो सकता है कि आने वाले समय की मांग को देखते हुए थोड़ा ग्रेजुअली ये मांग अपनी सप्लाई को भी बढ़ाएं। बट मुझे लगता है उसका असर जो है क्रूड ऑयल के दाम पे नेगेटिव ना होकर इनफैक्ट पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ओपेक जो निर्णय लेने वाला है उसकी उम्मीद ये जताई जा रही है कि वो मांग के अकॉर्डिंगली बढ़ाएंगे। कि ऑलरेडी कोविड जो है काफी फैला हुआ है ग्लोबली, और उसके बावजूद जो है ऑयल की मांग बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो क्रूड ऑयल है वो एक ऊपर का एक लेवल जो है 6000 का लेवल स्तर को छू सकता है, बट उससे पहले 5750-60 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है थोड़ा यहाँ कंसोलिडेट होना चाहिए, बट अल्टीमेटली ट्रेड के लिए मृत्युंजय जी 5500 के नीचे क्लोजिंग का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, और पोजिशनल बाइंग के लिए अराउंड 5650 के आसपास बाइंग करनी चाहिए।
और ऊपर में मुझे लगता है अचीवेबल है वो 5,900 से 6,000 के हैं। ठीक है, अब जरा आप ये बताएं सचिन जी कि मेटल मार्केट में आज के लिए कोई ट्रेड आपको दिख रहा है अभी इस वक्त? सर मेटल मार्केट में हमें लगता है कि जिंक में एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है, ऑल्दो ओवरऑल देखा जाए तो काफी दायरे का ही ट्रेड है, बट जिंक के अंदर हमने मॉर्निंग में एक अपवर्ड मोमेंटम देखा है। हमें लगता है कि इवनिंग तक यहाँ पर जो है कूल ऑफ देखने को मिल सकता है प्राइसेस में, तो करीब 290 के आसपास से एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। प्योरली इंट्राडे कॉल रहेगा, 291.50 का एक स्टॉप लॉस लेना होगा। डाउन साइड हमें लगता है कि एक बार 287 तक के टारगेट जो है जिंक में नाइट तक देखने में मिल सकता है। ठीक है, अगला सवाल है कार्तिक का, पूछिए कार्तिक। कार्तिक आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, पूछिए। सर मेरे पास गंवार सीट पड़ा है, गंवार। अच्छा ग्वार, ओके। ग्वार पर सचिन जी क्या व्यू है, क्योंकि आज हमने ग्वार में अच्छी तेजी देखी है, क्या ये ट्रेंड अपसाइड वाला तेजी वाला अभी कंटिन्यू रहेगा क्या ग्वार सीड और ग्वार गम का? जी सर, ग्वार सीट के अंदर हमें लगता है कि अभी तेजी और कंटिन्यू रहेगी, ऑल्दो हमने बॉटम से एक अच्छा रिवर्सल आता हुआ देखा है, करीब 5850-5900 के आसपास से प्राइसेस जो है वो रिवर्स हुए हैं और काफी अच्छा होल्ड करते हुए भी नजर आए हैं 6000 के लेवल्स के ऊपर। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हमने क्लोजिंग जो है वो 6000 के ऊपर ही देखी है। अभी प्राइस की अगर हम बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास में जो है आज की क्लोजिंग हुई है। 6200 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, जैसे ही 6200 के लेवल्स फर्दर ब्रेक करता है हमें लगता है कि और अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है और हायर साइड में 6400 6500 तक के भी लेवल्स जो है वो ग्वार सीट में देखने को मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर रोहित हैं, पूछिए रोहित जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर हैप्पी न्यू ईयर आपको। आपको भी सर हैप्पी न्यू ईयर। सर मेरा ग्वार सीट पे सवाल है सर, 15 जनवरी तक ग्वार सीट 60,000 हो जाएगी क्या? मैंने सर 6250 रुपए में फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट बाय किए 7,000, ओके। क्या चांस है 7,000 जाने का सचिन जी? सर इमीडिएट लेवल्स की अगर बात करें तो 6500 तक लग रहे हैं, बट पॉसिबिलिटीज पूरी है, जिस तरीके से फंडामेंटल सपोर्ट भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। 6500 6550 के आसपास अगर प्राइस सस्टेन करते हैं, क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड होते हैं, तो डेफिनेटली हायर साइड में 6800 और 7000 तक के भी लेवल्स जो है वो शॉर्ट टर्म में ग्वार सीट में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, अगला सवाल है भागीरथ का, पूछिए भागीरथ जी। सर जी जीरे में क्या अभी भाव कर ले या आगे भाव चढ़ने की उम्मीद है? चलिए, तो जीरा आज बहुत अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ है 16,900 पे, करीब 300 रुपए ऊपर। बताइए राजीव जी, और तेजी बाकी है या तेजी पूरी हो गई जीरे की? मृत्युंजय जी, जो भाव जिस तरह से बढ़ रहा है जीरे का भी, जीरे ने भी एक नया उच्चतम स्तर के ऊपर क्लोजिंग किया है। इसका पिछला जो उच्चतम क्लोजिंग था अराउंड 16,600 के पास का था, तो तेजी बरकरार रहनी चाहिए और 17,200 से 17,300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पोजिशनल कॉल ली जाए। और इसमें मृत्युंजय जी बाइंग के लिए 16,750 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 16,600 से नीचे का। ओके, चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। 288.50 पर, स्टॉप लॉस 287 का, टारगेट 291। आपकी कॉल सचिन जी। सर आज का रैपिड फायर कॉल जो है वो एनसीडीएक्स से ग्वार सीट में रहेगा। कल की प्राइस अगर 6180 6200 के आसपास में ओपन होते हैं तो वहां से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड स्टॉप लॉस 6000 का है, हायर साइड में हमें लगता है 6400 तक के टारगेट। आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। सर सिल्वर में सेलिंग की सकती है 61,950 के पास, स्टॉप लॉस रखना है 62,300। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, सचिन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बने।